हरियाणा सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट श्री राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे आज की ताज़ा स्थिति के ऊपर और सीरो सर्वे के ऊपर। सर, सीरो सर्वे बेसिकली है क्या? आम लोगों को सरल भाषा में समझाना हो तो उसको कैसे कहा जाता है? देखिए, ऐसे है कि जो सीरो सर्वे है, जब भी ये सर्वे किया जाता है तो उसमें जो हम एक साइंटिफिक वे में एक सैंपल पहले लेते हैं और वो सैंपल डिटरमिन करने के बाद उसके बाद उन लोगों का जो एलिजा टेस्ट है वो किया जाता है और उसके बाद ये देखने के लिए किया जाता है कि क्या उनमें एंटीबॉडीज़ आ गई हैं कि नहीं आ गई। सीरो सर्वे के जब भी रिज़ल्ट, क्योंकि हम हरियाणा में हमने एक्सरसाइज की हुई है पीजीआई चंडीगढ़ के साथ कोलैबोरेशन में, और करीब 850 सैंपल पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 18,500 सैंपल्स जो हैं उसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है, रिपोर्ट कंपाइल हो रही है। तो इसका पर्पज़ ये होगा कि हम ये देख पाएंगे कि हरियाणा में कितने % पॉपुलेशन ऐसी है जो पहले से एक बार कोविड से इन्फेक्ट हो चुकी है और जिनमें अब एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं। तो सर, सीरो सर्वे का बेनिफिट क्या रहेगा? इसका मतलब आम जनता को कैसे लाभ रहेगा? देखो, मेन तो यही बात है ना कि इससे एटलीस्ट एक ये पता लग जाता है कि कितनी % पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्ट हो चुकी है और आगे जो हमारी इन्फेक्टिविटी है वो किस, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी, कितने और ससेप्टिबल हम हैं या नहीं हैं, कितने % लोग हैं जो अभी भी ससेप्टिबल हैं उससे। तो इससे एक हमें एक्सटेंट जो है ये पता लग जाता है कि कितना जो प्रदेश है वो पहले से इन्फेक्ट हो चुका है और कितने लोग अभी भी जो हैं वो ससेप्टिबल हैं उसके लिए। सर, कोरोना जिस हिसाब से लगातार अब बढ़ रहा है, फैल रहा है, इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या प्रबंध किए हैं और आपके पास ताज़े जानकारियाँ क्या हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ कहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है या फैल रहा है। देखो, ये फैलने और बढ़ने वाली बात तो ये है कि हम किस प्रकार से कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं और कितने लोगों को कैप्चर कर रहे हैं। जो हमारी जुलाई के महीने में जो एवरेज पर डे टेस्टिंग थी वो 11,000 पर डे की टेस्टिंग थी जुलाई के महीने में, और अगस्त के महीने में जो हमारी टेस्टिंग है वो करीब 17,000 पर डे पे पहुंची है, और लास्ट के कई डेज़ में तो 24,000 पर डे के हिसाब से टेस्टिंग गई है। स्टेट में जो पॉजिटिविटी रेट है वो ऑलमोस्ट 5.65% के आसपास चल रहा है, कभी फिर 5.69 हो जाता है, कभी 5.63 हो जाता है, बट जनरली 5.65 के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर 100 टेस्ट जो करते हो या 1000 टेस्ट एक्स्ट्रा करते हो तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 51 या 50.65 नए केसेस आपको मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि ये आपका पॉजिटिविटी रेट है। तो अगर जुलाई में हमने 11,000 टेस्ट पर डे के हिसाब से किए थे और अगस्त में हमने 17,000 पर डे के हिसाब से टेस्ट किए हैं, तो वो 6,000 में आप ये लगा लीजिए कि एवरी डे 5.65 के हिसाब से ऑलमोस्ट 350 टेस्ट जो हैं, 350 पॉजिटिव केसेस ऐड हो ही हो गए। तो ये है कि हम कितना कैप्चर कर पा रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड यही बात होती है कि जितनी हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे उतने ही हम लोगों को उसमें कैप्चर कर पाएंगे जिनमें ये पॉजिटिविटी चल रही है। सर, आज की डेट में अगर माना जाए तो टेस्टिंग कितनी हो रही है पर डे के हिसाब से? अ, अ, जो हमारी अगस्त में थी, जो हमारी पर डे के हिसाब से टेस्टिंग ऑलमोस्ट 24, इनफैक्ट 24,500 तक भी पहुंच गई थी। फिर उसके बाद अब ये सितंबर के अभी 2 ही दिन हुए हैं तो अब भी 20,000 से ऊपर चल रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम सितंबर के महीने में इसको 25,000 पर डे तक जरूर इसको हम मेंटेन रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके भी ज़्यादा हम ले जाने की कोशिश करें। इसके अलावा सर, अगर देखा जाए जो लैब इंचार्ज हैं, जैसे पंचकुला है और कई जिलों में सूचनाएं आ रही हैं, जो टेस्ट कर रहे थे, सारों लोगों को रिपोर्ट्स दे रहे थे, वही कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ऐसी स्थिति में लैब संभालने के लिए क्या बी टीम तैयार है? देखो, मैं सबसे पहले तो जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं जो बिल्कुल एकदम फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से ही आज हम 25,000 टेस्ट हैं या 24,000 टेस्ट रोज़ के कर पा रहे हैं। आप ये देखिए कि 24-25,000 टेस्ट रोज़ करने के लिए कितना लंबा चौड़ा ह्यूमन, लॉजिस्टिकल और जो मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, और कैसे सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को वो करना है ताकि वो सारे जो टेस्ट हैं हम कर सकें। ये बात ठीक है कि हमारे कुछ लैब्स में इस प्रकार के इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर हमारे एलटीज़ या इवन लैब इंचार्ज भी जो हैं वो
जो पॉजिटिव पाए गए हैं उससे टेम्परेरीली जो हमारी स्पीड है वो थोड़ी सी कम जरूर होती है, लेकिन जनरली हमने हर लैब्स के लिए ये कोशिश की हुई है कि साथ ही साथ वहाँ पर जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट और दूसरे लोग हैं लैब इंचार्जेस के तौर पे उनको इमीडिएटली रिप्लेस कर दें। और सिमिलरली जो एलटीज़ हैं वो भी जो हम एलटीज़ को इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसीलिए आप देखें कि चाहे पिछले कुछ दिनों में 1 या 2 लैब्स में ऐसे इंसिडेंट हुए, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट हम 21,000 22,000 तक टेस्टिंग रोज जो है कर पा रहे हैं। सर क्या सभी स्टाफ को जो है पीपीई किट या जो अन्य सामान चाहिए वो अब पूरी तरह मुहैया है? वो तो अब ओवर सप्लाई में है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको जिस प्रकार की भी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग बात है कि कोई वेस्ट करने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस भी व्यक्ति को जिस प्रकार का भी सामान चाहिए पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए वो एम्पल मात्रा में अवेलेबल है और वो बाकायदा मुहैया करवाया जा रहा है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि इस सारे 5-6 महीने में जो ये जब से ये कोरोना का ये संकट शुरू हुआ है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक बार भी किसी प्रकार भी फाइनेंशियल तौर पर किसी भी प्रकार की कोई तंगी नहीं आई है। और स्टेट गवर्नमेंट की 100% कमिटमेंट ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की और मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो 100% पूरी की गई हैं और कभी किसी प्रकार की हमें कोई वित्तीय कठिनाई नहीं आई। रादर हमें हमेशा ही एक्सेस जितनी भी हमें चाहिए उतने उस प्रकार के हमें जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो पूरी की गई है। और हमारे जो HMSCL है और दूसरे लोग हैं उन सब ने भी ये कोशिश की है कि जो सप्लाई है सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स की, चाहे वो इक्विपमेंट हों चाहे वो किट्स हों, वो सारी कभी भी किसी प्रकार से उसमें कोई खनन नहीं पड़ना चाहिए, कोई उसमें शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए, तभी ये जो मुहिम है ये चल सकती है। सर एंटीजन टेस्ट हरियाणा में शुरू किए गए थे, उनकी क्या रिपोर्ट है? वो कितने इस वक्त हो रहे हैं और क्या रिजल्ट है उनके? देखिए एंटीजन टेस्ट जो एंटीजन डिटेक्शन किट्स जो हरियाणा में जो शुरू की गई थी, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू स्टार्ट द एंटीजन डिटेक्शन किट्स। तो एंटीजन डिटेक्शन किट का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि जहाँ पर भी कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हाई पॉजिटिविटी है या कहीं पर क्लस्टर्स में बहुत हाई हमें लगता है कि इंसिडेंस ऑफ पॉजिटिव केसेस पाया जाएगा, तो इमीडिएटली उस एरिया को कंटेनमेंट जोन्स को और उस प्रकार के जो हाई डेंसिटी एरियाज़ हैं उसमें जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको आइसोलेट करने के लिए और क्विकली आइसोलेट करने के लिए एंटीजन डिटेक्शन किट जो है वो बहुत यूज़फुल जो है वो रही है। तो एंटीजन डिटेक्शन किट भी आज के दिन में जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो ऑलमोस्ट 60-40 है कि 60% हम RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं और 40% के आसपास हम जो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट कर रहे हैं। कई जगह पर ये हो सकता है 70% RT-PCR हो और 30% एंटीजन डिटेक्शन हो। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर हम इसका वो ले रहे हैं, फिगर्स ले रहे हैं। जो हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज़ हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वहाँ पर एंटीजन जो यूज़ है वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, दूसरे वर्कर्स हैं, तो उनको सबको सेग्रीगेट करने के लिए और ये देखने के लिए कि अगर उनमें कोई इंसिडेंस तो नहीं है तो वहाँ पर एंटीजन डिटेक्शन किट जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। सर इसके अलावा क्योंकि ट्राई सिटी चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ प्रॉपर, मोहाली, पंचकुला, क्योंकि हमारा मतलब तो पंचकुला और हरियाणा की जो बिल्डिंग्स गवर्नमेंट की यहाँ पे हैं वहाँ लगातार अब टेस्टिंग देखी जा रही है, चाहे हरियाणा सेक्रेटेरिएट हो, विधानसभा हो या कई जगह ऐसी, क्योंकि लगातार संक्रमित रोगी वहाँ से मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जनरली जो एक बार गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर मान लीजिए अगर कोई भी इस प्रकार पॉजिटिव आ जाता है तो इमीडिएट ये ज़रूरत होती है कि उसको हम आइसोलेट भी करें और उनके साथ जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको भी टेस्ट करें। आपने ये भी देखा होगा कि ट्राई सिटी में अगर पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पंचकुला की टेस्टिंग सबसे ज़्यादा चल रही है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो पंचकुला की टेस्टिंग है वो मोहाली और चंडीगढ़ से भी कहीं ज़्यादा चल रही है। तो हम ये पीरियडिकली हम ये एक कैंपेन चलाते रहते हैं कि चाहे ओल्ड सेक्रेटेरिएट में, न्यू सेक्रेटेरिएट में हमारे जो डायरेक्टरेट्स हैं या दूसरे ऑफिसर्स हैं जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ इकट्ठे बैठते हैं और अगर मान लीजिए उनमें से कोई संक्रमित हो जाता है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उनको इमीडिएटली बाकी सबको भी टेस्ट करें और उन लोगों को क्वारंटाइन करें। तो ये जो हमारी तरफ से कैंपेन है वो काफ़ी सस्टेन चल रहा है इस बारे में। तो सर इस वक्त ये माना जा सकता है कि जो कोरोना वायरस है पूरी तरह सबसाइडिंग में है? नहीं, मैं देखिए इस टाइम पे ये नहीं कहूँगा सबसाइडिंग में है, ये तो बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट तो इसके बारे में होना ही नहीं चाहिए। अगर आप दिल्ली NCR में भी देखें तो दिल्ली NCR में एक टाइम पे ऑलमोस्ट दिल्ली में 800 केसेस आने शुरू हो गए थे और गुड़गांव में 50, 60, 70 केस तक आ गए थे, फरीदाबाद भी 100 से नीचे आ गया था। अब पिछले 5-6 दिन से हम दोबारा ट्रेंड देख रहे हैं, दिल्ली में भी ऑलमोस्ट
2100, 2200, 2300 केसेस तक भी आने शुरू हुए हैं। सिमिलरली हमारे गुड़गांव, फरीदाबाद में भी 150, पौने 200 तक केसेस आने शुरू हो गए हैं। सो इसलिए ये है कि जब तक कोई एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन इसका नहीं आता, तब तक ये जो हमारा जो कैंपेन है वो इसी प्रकार से चलता रहेगा। और हमारा हमेशा से ही शुरू से एक एम्फेसिस रहा है और आगे भी रहेगा कि केसेस को तो जितनी जल्दी हम हो सकते डिटेक्ट करें, उनको आइसोलेट करें और ये कोशिश करें कि जो भी व्यक्ति संक्रमित है उसको जल्दी से जल्दी एक हेल्थ सिस्टम में लेके आएँ, ताकि अल्टीमेटली जो उसकी फर्टिलिटी ना हो, कहीं मोर्टेलिटी ना हो। एक सर शिकायत लोगों से आ रही है, पता नहीं आप तक पहुंची या नहीं, कि सरकारी हॉस्पिटलों में अगर किसी पेशेंट को ले जाया जाता है जो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो वहाँ एडमिशन की दिक्कत रहती है। इस तरह की क्या कुछ चीज़ें आपकी जानकारी में आई हैं? नहीं, देखो एक चीज़ आपको माननी चाहिए कि अगर पिछले 5-6 महीने में जो कोई भी सिस्टम मैक्सिमम यूज़ हुआ है तो वो सरकारी सिस्टम ही यूज़ हुआ है। इनफैक्ट मुझे तो ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र है कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो प्योरली गवर्नमेंट सिस्टम है, मैक्सिमम जो फोर फ्रंट पे रहे हैं वो यही रहे हैं। नाउ जहाँ तक बात है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स की, प्राइमरीली स्पीकिंग ये हॉस्पिटल्स जो हैं ये सेकेंडरी केयर तक देते हैं। ये कोई टर्शरी केयर के लिए कभी बने भी नहीं थे पहले भी। आगे भी जो टर्शरी केयर के लिए जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं में हम पेशेंट्स को लेके जाते थे। तो अब रातों रात ये एक्सपेक्ट करना कि ये सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक टॉप ऑफ द लाइन ट्रीटमेंट जो है वो देना शुरू कर देंगे, वो गलत होगा। और उससे उसकी ना उम्मीद करनी चाहिए और ना ही हमें इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है कि उससे वो करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब आज के दिन में जो भी केसेस आते हैं, जो लोग के पास सुविधा घर पे अवेलेबल है, फर्स्ट प्रेफरेंस की जाती है उनको होम आइसोलेशन करने की। जो नहीं, जिनके पास ऐसी सुविधा, उनके लिए कोविड केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं। चाहे होम आइसोलेशन के पेशेंट्स हों या कोविड केयर सेंटर्स हों, इन दोनों जगह के ऊपर जो सरकारी अधिकारी हैं, जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं, वो दिन में 2-2, 3-3 बार उनके साथ इन टच रहते हैं, उनको गाइड करते हैं। उनका सारा बीच बीच में एटलीस्ट 2-3 दिन बाद जाके टीम उनको फिजिकली भी चेक करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कि अगर थोड़े उनके सिम्टम्स जो हैं वो डिटेरियोरेट कर जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हैं कि उनको कोई टर्शरी केयर की ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम सिविल हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी अगर कोई डिटेरियोरेट कर जाता है तब उसको इंस्टीट्यूशंस में ले जाया जाता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं, चाहे वो जो गवर्नमेंट के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जाएं, या हमारे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जाएं। तो इसलिए आप ये देखिए कि अगर आज के दिन में हमारा 82% रिकवरी रेट चल रहा है, तो 82% रिकवरी रेट है और फर्टिलिटी रेट जो है हमारा इस टाइम पे 1.06% चल रहा है। सो विच मीन्स कि अगर 100 लोग टोटल इन्फेक्ट होते हैं तो 1.06 ही है जो अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ होती है। तो ये क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आज भी जो है वो गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम के द्वारा ही ट्रीट किए जा रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये वाला जो आप जो चार्ज लगा रहे हैं वो मैं नहीं मानता कि ये पूरी तरह से जायज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब बहुत डिटेरियोरेशन हो जाती है तो उस टाइम पे जो नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो उस लेवल पे इक्विप्ड ही नहीं है, ना ही वो शुरू से इक्विप्ड थे उसके लिए। वो अलग बात है कि इस 4-5 महीने में हमने ये कोशिश की है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब ये जो मॉलिक्यूलर लैब्स हैं जहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, अभी तक तो बहुत सिर्फ एक मेडिकल कॉलेजेस में ही अवेलेबल होती थी। हमने तो अब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ही खोलनी शुरू कर दी हैं। सिमिलरली ईच एंड एवरी बेड विच इज़ अवेलेबल इन हरियाणा इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल में हो या सब डिविजनल हॉस्पिटल हो या CHC में हो, जहाँ पर बेड अवेलेबल है उसके साथ हमने ऑक्सीजन की लिंकेज कर दी है, ताकि इमीडिएट जो एक रिलीफ है वो वहाँ पर दिया जा सके। सर प्राइवेट हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है, कि मतलब उनमें कितने बेड हर जिले में, हर हॉस्पिटल में आपने नियमानुसार तय किए हों, और क्या प्राइवेट हॉस्पिटल की पेशेंट्स ले रहे हैं, कोई शिकायत तो नहीं आ रही? देखो ऐसे है कि देर इज़ नो डाउट कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी इस टाइम पे ट्रिमेंडस प्रेशर है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो खासकर क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और शुरू से ही हमने जो है जो हर प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें कोविड बेड्स के लिए संख्या जो है वो डिटर्मिन कर दी थी। जनरली हमने स्टेट लेवल पे नहीं हम करते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसीजन लेते रहते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आ रहे हैं, एक्टिव पेशेंट्स कितने हैं। तो और रेट्स भी आपको पता है कि हरियाणा में हमने जो हैं जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके तय कर दिए थे। सो विद इन दी कंस्ट्रेंट्स डेफिनेटली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपना जो दायित्व है वो निभा रहे हैं, खासकर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। हाँ, इस तरह की ज़रूर हमारे, क्योंकि
अब जो एनसीआर में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें बहुत सारे पेशेंट्स जो कई बार दूसरी स्टेट्स के भी बहुत आ जाते हैं, यूपी बिहार तक के भी पेशेंट्स जो हैं वहाँ पर आ जाते हैं। सिमिलरली क्योंकि अब इस ट्राई सिटी में भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आना शुरू हो गया है, तो अक्रॉस द बोर्ड कई बार पंजाब से, चंडीगढ़ से या दूसरी स्टेट से आ जाते हैं। हो सकता है हमारे भी पेशेंट कहीं इसी प्रकार जाते हों, तो ये डेफिनेटली प्रेशर जो है हॉस्पिटल्स के ऊपर रहता है। तो कोशिश यही की जाती है कि एटलीस्ट जो लोकल पेशेंट्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी सर चाहिए। जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मीडिया में रहकर कि आप लोगों की वर्किंग 16-18 घंटे से भी ज़्यादा कई बार चलती है, क्योंकि आप लोग फ़ोन पर व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत आती है, कई लोग जिनके पास आपका नंबर है आप तक भी कांटेक्ट करते हैं। तो इस वक्त कितनी लैब हरियाणा में जो है पूरी तरह से कार्यान्वित है? देखो इस टाइम पे हमारे पास जो टोटल 20 लैब्स जो हैं वो जो हैं वो चल रही हैं, जिसमें सभी मेडिकल कॉलेजेस में लैब हो गई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हों। इस टाइम पे करीब 7 प्राइवेट लैब गवर्नमेंट लैब्स जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हो गई हैं, और बाकी 6 या 7 लैब्स जो प्राइवेट हैं वो अलग से चली रही हैं। तो किसी प्रकार की कोई हमारे पास क्षमता की कमी नहीं है। 4 और लैब्स हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और खोलने की कोशिश में हैं। तो अगले करीब 2 हफ्ते के अंदर अंदर 4 जगह और, अभी हमने पंचकुला में, अम्बाला में, गुड़गांव में और रेवाड़ी में और सरसा में, यहाँ सब जगह हमने लैब शुरू कर दी हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स में हैं। और आने वाले दिनों में पानीपत में, यमुनानगर में, जींद में और भिवानी में, इन सब जगह पर भी हमारी लैब्स इस्टेब्लिश हो जाएंगी। कोशिश ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैब जरूर होनी चाहिए। अब जैसे सोनीपत में हमारे बीपीएस कॉलेज है, खानपुर कला, वहाँ लैब अवेलेबल है, काफ़ी बड़ी लैब अवेलेबल है, उनकी कैपेसिटी है। रोहतक में हमारी लैब अवेलेबल है, उनकी कैपेसिटी है। फरीदाबाद में ईएसआई मेडिकल कॉलेज की लैब अवेलेबल है। तो जहाँ जहाँ पर भी हर डिस्ट्रिक्ट में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक लैब जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में या उसमें ज़रूर हो, जिसके ऊपर की डेडिकेटेड ये टेस्टिंग का काम किया जा सके। धन्यवाद अरोड़ा जी। तो ये हैं राजीव अरोड़ा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के। इस वक्त जो हालात और परिस्थितियां निस्संदेह अधिकारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि दिन रात इनको काम करना पड़ रहा है। और इसमें आप देखिए कि 4 लैब और नई बनने की ये बात कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जल्दी बनने जा रही है। सीरो सर्वे हरियाणा में चल रहा है। सीरो सर्वे के निष्कर्ष के आधार पर पता लगेगा कि कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जो कोरोना से निकल चुके हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।